नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है गणित की इस क्लास में। आज हम सर्वांग समता के विषय में बात करेंगे और वर्कशीट नंबर 28 को डिस्कस करेंगे। इसके लिए आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए। आपको त्रिभुज की तीनों भुजाओं की, कोणों की और शीर्षों की पहचान होनी चाहिए एवं उनको लिखना भी आना चाहिए। आइए हम समझते हैं कि सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है। सर्वांग समता का अर्थ है ऐसी आकृतियाँ जिनके सभी अंग समान यानी बराबर हों। सर्वांग सम आकृतियाँ समान आकार की और समान माप की होती हैं। आइए बच्चों, अपने आसपास की चीज़ों में सर्वांग समता ढूंढने का प्रयास करते हैं। अपने आसपास देखिए और पता कीजिए कौन सी चीज़ें सर्वांग सम हैं, समान आकार और समान माप की होनी चाहिए। आइए उदाहरण नंबर 1 देते हैं। अपने दोनों हाथों की हथेलियों को एक दूसरे के ऊपर रखिए नमस्ते की तरह। आप देखेंगे कि आपके दोनों हाथ एक दूसरे को पूरी तरह ढक लेते हैं क्योंकि दोनों का आकार और माप बराबर है, इसीलिए आपके दोनों हाथ सर्वांग सम हैं। तो पहला उदाहरण हो गया, अपने शरीर से हमने निकाल दिया कि दोनों हमारे हाथ सर्वांग सम हैं। हमारे शरीर के अंगों को आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे बहुत एक जैसे दिखाई देते हैं। तो हमारे हाथ अक्सर नमस्ते की मुद्रा में हम जब रखते हैं तो वो क्यों नमस्ते बन जाता है, एक दूसरे से बड़े छोटे नहीं होते, समान आकार और समान माप के होते हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि ये सर्वांग सम है, हमारी दोनों हथेलियाँ। इसी तरह आप ये देखिए, रुपए 10 के 2 नोट हमने लिए, एक दूसरे के ऊपर रखे तो आप देखेंगे दोनों नोट एक दूसरे को पूरी तरह ढक रहे हैं। एकदम एक दूसरे के ऊपर रखने पर बिल्कुल ढक जाता है, नीचे वाला हिस्सा दिखाई नहीं देता। अगर वो बड़े छोटे होते तो ऊपर नीचे आपको दिखाई देता कि एक के ऊपर दूसरी आकृति कुछ रखी हुई है, इसलिए दोनों नोट सर्वांग सम है। और यदि आप 10 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट रखोगे और उसको एक दूसरे के ऊपर रखोगे तो आप पाओगे 100 रुपये का नोट 10 रुपये के नोट से बड़ा है और आपको छोटा बड़ा दिखाई देगा। तो ये दोनों नोट सर्वांग सम नहीं है। तो आपने देख भी लिया कि कैसे किस तरह के नोट सर्वांग सम है और किस तरह के नोट सर्वांग सम नहीं है। तो आप इससे आपने कौन सी की निकाली है? आपको की ये मिली है कि जब दो आकृतियाँ एक दूसरे को पूरी तरह ढक लें, और वो ढकती कब है? जब वो समान आकार की होती हैं और समान माप की होती हैं, तभी ढक सकती हैं, है ना। तो वो आकृतियाँ आपकी सर्वांग सम होगी। अब यहाँ पर एक है भूजो तो जाने। यहाँ पर इन्होंने प्रश्न किया है कि उन आकृतियों के बारे में लिखिए 4 आकृतियाँ अपने आसपास से जो आपको सर्वांग सम दिखाई देती हैं। तो उसमें तो आप बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हो। जैसे 4 मैंने यहाँ लिखे हैं। एक पैकेट से चूड़ियाँ जब आप निकालते हो, आपकी मॉम जो चूड़ियाँ पहन रही हैं हाथों में, सेम कलर की होती हैं, सेम साइज़ की होती हैं तो वो सर्वांग सम है। सारी चूड़ियाँ 12 चूड़ियों का 24 चूड़ियों का पैकेट जो आपकी मम्मी पहनती हैं वो सर्वांग सम होती है। 2 प्रकार के कड़े जो वो पहन रही हैं, एक कान के कुंडल जो वो पहन रही हैं, वो सर्वांग सम है। एक कंपनी के बिस्किट आप लो, एक ही पैकेट से आप बिस्किट निकालोगे, वो सब एक दूसरे के ऊपर आते हैं, एकदम ढक सकते हैं उनको। और आप अलग अलग 2 एक ही कंपनी के बिस्किट्स भी ले लो, चाहे अलग अलग पैकेट से, वो भी सर्वांग सम होते हैं क्योंकि इनका माप और सांचा एक ही कंपनी में फिक्स होता है। एक कंपनी के रबर पेंसिल लो, एक पैकेट से आप जब रबर निकालते हो तो सब रबर एक जैसे दिखाई देते हैं, पता नहीं चलता इनमें विभिन्नता क्या है। ऐसे ही पेंसिल्स जो हैं एक जैसी दिखती हैं, जब तक आप उन पर कोई निशान नहीं लगाओगे आपको नहीं पता चलेगा नटराज की पेंसिल कौन से आपकी है, कौन से आपके दोस्त की है। उसको आप शार्पन कर देते हो, कुछ निशान लगा देते हो, तब उसकी पहचान होती है। तो जब हम एक पैकेट से पेंसिल्स निकालते हैं वो सब भी एक जैसी ही दिखाई देती हैं। इस प्रकार 2 नोट हो गए, 2 सिक्के हो गए, बहुत सारे उदाहरण हैं। 2 केचप की बॉटल्स हो गई, मैगी के पैकेट्स हो गए, जो सर्वांग सम दिखाई देती हैं। ठीक है, अनेकों उदाहरण हम इसके देख सकते हैं। अब हम इसको गणित में हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता की आवश्यकता होती है। आइए ये समझते हैं कि त्रिभुज की सर्वांग समता क्या है। तो जिस प्रकार आपने बोला कि एक को दूसरे के ऊपर रखो तो वो सर्वांग सम होगा, तो इसी तरह ये त्रिभुज की कटिंग आप ले लो और इस त्रिभुज की कटिंग ले लो। अगर ये एक दूसरे को पूरा ढक रही हैं, एकदम एक दूसरे पे ओवरलैप कर रही हैं, तो हम ये बोलेंगे कि ये दोनों आकृतियाँ सर्वांग सम है। ठीक है, तो ये कब होगा? यदि ये जो साइड है ए बी साइड, आप ये देख रहे हो यहाँ पर जो ये साइड है, ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर होनी चाहिए।
ठीक है। और ये भुजा जो है ये इस भुजा के बराबर होनी चाहिए, और ये भुजा जो है वो इस भुजा के बराबर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हो इन सब के नाप एक जैसे दिए हैं, तो हम बोलते हैं ये संगत भुजाएं बराबर हैं। इसी प्रकार ये कोण जो है इस कोण के बराबर होना चाहिए, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए, और ये कोण 52 आप देख रहे हो इसके बराबर होना चाहिए। तब ये हम बोलेंगे कि भाई ये एक दूसरे के ऊपर एकदम एक दूसरे को ढक देंगे और ये आकृति सर्वांगसम है। तो जब हमें इसे लिखना हो गणितीय भाषा में तो हम कैसे लिखेंगे? हम बोलते हैं कि ए बी भुजा डी ई भुजा के बराबर है, बी सी भुजा ई एफ भुजा के बराबर है, और ए सी भुजा डी ई के बराबर है, डी एफ के बराबर है। तो आप ऐसे लिखते हो त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है डी ई एफ के। अगर आपने ऐसा लिखा है, ये सर्वांग समता का निशान है, दो बराबर का निशान लगा के एक ऊपर से ऐसे लहर सी बना दी, ये सर्वांग समता है। तो आप बोलते हो ये ए बी भुजा डी ई भुजा के बराबर है। देखो ए बी डी ई के बराबर है। उसके बाद दूसरी और तीसरे पॉइंट ले लेते हो, बी सी भुजा ई एफ के बराबर है, तो ये बी सी ई एफ के बराबर है। फिर आप पहला और तीसरा ले लेते हो, ठीक है, ए और सी, ठीक है, ये आपका ए और सी ये तुम्हारा हो जाएगा जहाँ पर डी और एफ। तो आपने किस प्रकार से ये लिखा है ये बहुत मैटर करता है। अगर आप इसको कुछ और तरीके से लिख दोगे ना, अगर आप इसको लिख दोगे एफ ई डी, इस वाले को मैंने मिटा के ऐसे बोला कि त्रिभुज, भाई ये त्रिभुज तो दोनों सर्वांगसम ही है, हमें दिख ही रहा है, हमने कटिंग करके देख लिया, चलो अब हमने ऐसे लिख दिया डी एफ की बजाय एफ ई डी। तो इसका अर्थ बच्चों पता है क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा, अब हम इसको देखते हैं कि किस प्रकार से गलत है। ये वर्कशीट में ये बता रहे हैं कि अगर आपने ऐसे लिखा तो ये गलत है। देखो कैसे, इसका मतलब होगा कि ए बी एफ ई के बराबर है, जबकि ए बी तो डी ई के बराबर है, ठीक है ना। जैसे ये हमारी ए बी भुजा है, ये 4.5 दी है, और यहाँ पे ये बी ई जो भुजा है, ए बी और डी ई, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये भी 4.5 है। तो ए बी तो आपकी डी ई के बराबर है, लेकिन यहाँ पे ए बी किसके बराबर आ रही है? एफ ई के बराबर। तो ये रॉन्ग हो गया ना, आगे हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं। इसके 3 एंगल्स यानी तीनों कोण, इसकी 3 भुजाएं यानी तीनों साइड्स ये बराबर होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो आप किस प्रकार से ये लिख रहे हो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब आपको ये लिखना होता है सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर है, तो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म CPCT इस्तेमाल कर लेते हो। सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। इसको हम बहुत बार इस्तेमाल करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग यानी संगत भाग, ठीक है। तो आप संगत भाग के क्रम किस प्रकार से लिख रहे हो, इसमें इसका बहुत बहुत महत्व होता है। ये आपका DEF हुआ, ठीक है। इसको हम आगे आने वाले एक प्रश्न में भी देखते हैं। जैसे ये प्रश्न आपको दिया गया, तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक्स वाई जेड है, ये एक्स है आपका, ये वाई है और ये जेड है, और इसी तरह ये एल है, ये एम है और ये एन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि एंगल एक्स जो है वो अच्छा चलो ऐसे लिखते हैं हम कि मैं सीधा आपको सर्वांगसमता निशान लिख के दिखाती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स वाई जेड त्रिभुज, ठीक है, और मैं ये लिख रही हूँ ये सर्वांगसम है, ये त्रिभुज। दूसरा मुझे लिखना है, मैं कैसे लिखूँ? एल एम एन लिखूँ या एम एल एन लिखूँ या एन एल एम लिखूँ? ये 3 तरीके, तीनों पॉइंट्स आ रहे हैं। अब आप देखिए एक्स वाई किसके बराबर है? एक्स वाई यहाँ बराबर है, एक्स वाई बराबर है एल एम के, ठीक है। ये इन्होंने 4 जैसे सपोज दी हुई है, तो आप यहाँ पे लिखोगे एल एम, ठीक है। अब ये 2 एक्स वाई हो गया, ये एल एम हो गया, तो तीसरा एन ही लिखना होगा, है ना, एल एम एन। अब हम ये चेक करते हैं सही है, तो मैंने ये वाला लिख दिया, ये दोनों को काट दिया, ये नहीं है। तो अब चेक करते हैं कि ये एक ही पॉइंट से लिखा है, इसकी 6 चीज़ें बराबर होनी चाहिए, 3 तो कोनों की और 3 भुजाओं की। तो लेट अस चेक, एक्स वाई आपका एल एम के बराबर है, ये तो हो गया। वाई जेड आपका एम एन के बराबर है। अब ये वाई जेड देखो, ये भुजा आपको 9 दी हुई है वाई जेड, और यहाँ पे दी है एम एन, ये भी 9 दी है, तो यानी कि ये पॉइंट आपका सेटिस्फाई हो गया। अब पहला और आखिरी देते हैं, एक्स और जेड, और एल और एन होना चाहिए। ये एक्स जेड है, ये आपका लिखा है 10, और ये एल एन है 10, तो ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो गई। चलो अब हम इनके कोण मिला के देखते हैं कि कोण का क्या चल रहा है, ठीक है। तो मैं अब इनकी साइड्स को मिटा देती हूँ, भुजाओं के जो माप है इसको हटा के अब हम इनके कोण देखते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा था एक्स वाई जेड, ये एल एम एन, ठीक है। अब एंगल एक्स आपका 50 दिया और यहाँ पे एल 50 दिया है, तो ये एक्स जो है वो एल के बराबर है, पहले नंबर पे लिखे दोनों। वाई आपका 110 दिया है, एम
10 दिया है, तो y दूसरे नंबर पे लिखा है, ये इसके बराबर हो गया। फिर तीसरा ये 20 है, ये 20 है, तो ये तीसरे नंबर पे z लिखा है ये, तो ये चीज़ें भी होगी ना। आपके कोण भी बराबर हो गए, भुजाएं भी हमने देखी थी कि बराबर होगी। तो ये आप किस तरीके से सर्वांग समता को लिख रहे हो, ये बहुत बहुत आपको ध्यान देना चाहिए। इसे हमने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा था, पर बहुत से बच्चे तब ध्यान नहीं देते हैं और कक्षा 9वीं में आके इसको गलत तरीके से लिख देते हैं। तो आपको ये देखना है कि किस तरीके से सर्वांग समता लिखी जा रही है, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एक बार मैं फिर से इसको तुरंत बताती हूँ। जैसे आपने लिखा, इसका मतलब होता है कि ये पहली दो भुजाओं के ये दोनों एक दूसरे के संगत होंगी, XY और LM। फिर YZ ऐसे MN, ये भी एक दूसरे के संगत होंगी। फिर पहला और तीसरा पॉइंट ले लो, ऐसे ये इसके संगत होंगी अगर XZ का माप LN के बराबर आ रहा है। और इसी तरह फिर एंगल्स को X LK, Y MK और Z NK। तो इस प्रश्न का उत्तर हमें लिखना हो तो हम ऐसे लिखेंगे कि ये आपके 3 कोण बराबर हो गए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे तीनों भुजाएं बराबर दी हमने। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं त्रिभुज XYZ सर्वांग सम है त्रिभुज LMNK। इस काम को अपनी कॉपीज़ में कर लीजिए, इसकी पिक अपनी टीचर्स को सेंड कीजिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। मुझे लगता है ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए यहीं पर इस क्लास को समाप्त करते हैं। ओके बच्चों, धन्यवाद।